हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। और इसमें मैं मेनली फ़िज़िक्स सॉल्व करूँगा क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मैं केवल आपको आंसर बता पाऊँगा और उसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं है, इसलिए मैं उसका पेपर सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। बट हाँ, फ़िज़िक्स का आपका शायद कोई डाउट नहीं बचेगा इस पेपर में और मुझे लगता है कि आप इसमें काफ़ी अच्छा करेंगे। फ़िज़िक्स को समझाने में मैं अपना बेस्ट कर दूंगा और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मैं आपको आंसर्स बता दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें हम 031/2/4 वाले क्वेश्चन पेपर कोड को सॉल्व कर रहे हैं और ये आप सीरीज़ देख सकते हो JSK/2 है। और इसमें इंटरनेट मीडिया पे बच्चों से पूछ करके ये पता चल रहा है पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। बाकी ओवरऑल अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो फिज़िक्स हो जाएगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये हमारा सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी होगा, CBSE की आंसर की के हिसाब से। तो इसमें आप वाइट BaSO4 बेरियम सल्फेट मार्क कर सकते हो। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ए होगा, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपका डी होगा। इसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है वो भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपका बी होगा। और जो पांचवा क्वेश्चन है वो भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सी होगा, 5 का सी। और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो भी केमिस्ट्री से है तो इसका भी आंसर सी होगा। और जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम चलते हैं तो ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी डी होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें आपका इनकरेक्ट पूछ रहा है तो 10 का इसमें आंसर जो है वो सी होगा। सी विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन, अदर्स विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का डी होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें भी नॉट फॉर्म्ड पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 12 में ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बी होगा। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका ए होगा। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें सी। और 17 में आंसर जो है वो ए होगा। और अब यहाँ से हमारे फिजिक्स के शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये तो आपका याद करने वाला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्केव मिरर इज यूज। तो एक सोलर कुकर में हम जो है वो कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो, अब उसे इमेज कैसी चाहिए, वांट टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी एज ऑन ए स्क्रीन। तो ऑन ए स्क्रीन का मतलब है कि उसे रियल इमेज बनानी है और मैग्नीफाइड बनानी है। तो ये जब भी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट आपका दोनों फोकस के बीच में रखा हो, क्योंकि यहाँ पर हमें कैसी इमेज बनेगी, रियल और मैग्नीफाइड जैसी उसमें चाहिए। 18 के बाद अब 19 पे चलते हैं। अब देखिए, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट एज पर द अरेंजमेंट शोन द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी। अब देखो, ये यहाँ से लाइट आ रही है और ये डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्ज किस में होती है, कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है, कॉनकेव मिरर का काम होता है कन्वर्ज करना। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्ज करता है तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो भी यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पॉलिश नहीं है। ये जो है ये ग्लास स्लैब आप इसे समझ सकते हो, मतलब यहाँ पे कहीं भी पॉलिश नहीं दिखाई है। अगर पॉलिश दिखाते तो कॉन्वेक्स मिरर भी डाइवर्ज कर सकता था। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्ज करता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, ज़्यादा सही जो आंसर है वो बी है, 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में ये क्या कह रहे हैं, किसमें बेंडिंग सबसे कम होगी। यहाँ पर ए है या बी है या सी है। अब ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो जब ए से बी में जाएगी इसका मतलब वो
डेंसर से रेयर में जा रही है, तो वो क्या करेगी, अपने नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो उसके बाद में फिर वो बी से सी में जाएगी, तो रेयर से डेंसर में जाएगी, तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और ज़्यादा बेंड होगी क्योंकि सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। उसके बाद में जब वो सी से बाहर निकलेगी तो इस नॉर्मल से और ज़्यादा दूर हट जाएगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी का काफ़ी ज़्यादा है 2.42। तो सबसे कम बेंडिंग पूछी है तो वो ए से बी जाने में ही होगी, क्योंकि बाकी सी से जब भी वो सी में एंटर होगी या सी से बाहर निकलेगी तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, तो ए से बी में जो है वो सबसे कम बेंडिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। अब देखो ऐसे कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है। तो जो कलर है वो स्कैटर्ड लाइट, जो हमारे पार्टिकल का जब स्कैटरिंग होती है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्कैटर होते हैं, और जिस साइज का पार्टिकल होता है उसी साइज की वेवलेंथ को वो स्कैटर करता है। मतलब उन दोनों का जो साइज है, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है और जो पार्टिकल का जो डायमीटर है, वो लगभग सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तब स्कैटरिंग अच्छी होती है। तो उसमें ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ए तो आंसर हो नहीं सकता। तो रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड इन द एटमोसफियर, बिल्कुल सही बात है, रेड लाइट लीस्ट स्कैटर्ड होती है क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। आपने विबग्योर पढ़ा होगा, विबग्योर जो होता है वो बढ़ती हुई वेवलेंथ का ऑर्डर है, विबग्योर, है ना। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इससे जो डेंजर सिग्नल रेड के बनाए जाते हैं ताकि दूर से नज़र आ जाए। स्कैटरिंग नहीं होती है रेड कलर की, बहुत कम होती है। Scattering of light takes place as various colors of white light travel with different speed in air। देखो एयर में ही सेम मीडियम सेम स्पीड से चलेंगे भाई, वो डिफरेंट स्पीड से तो नहीं चलेंगे एयर के अंदर। तो जब वो किसी डेंसर मीडियम में चलेंगे तब उनकी स्पीड अलग अलग होगी। जैसे तो एयर में तो उनकी स्पीड सेम होगी, तो सी वाला गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमोसफियर एयर एटमॉस्फेरिक एयर स्कैटर द ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली देन रेड। हाँ, ब्लू लाइट का जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए आसमान नीला होता है। सो द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आइज। तो जब वो स्कैटर्ड ब्लू लाइट हमारी आंखों पे आती है तो हमको आसमान नीला नज़र आता है, आसमान लाल नहीं नज़र आता है, क्योंकि लाल जो है वो सबसे कम स्कैटर होता है। तो ये बात भी सही है डी वाली। तो ए बी और डी सही है। तो अगर आप ये भी पता लगा लेते हो तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम देखें तो अब आपको पता है, ये पूछ रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है तो इमेज आपकी इधर बनेगी, कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी बनेगी, सीधी बनेगी और बड़ी बनेगी। इमेज जब फोकस और पोल के बीच में कॉन्केव मिरर में एक ही केस होता है जो इमेजिनरी इमेज बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। मैग्नीफिकेशन उसका क्या होगा, बड़ी बन रही है तो मोर देन 1 होगा, तो ए और सी तो कैंसिल हो गए, ठीक है, बचे बी और डी। अब सीधी बन रही है तो पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 22 का, क्योंकि सीधी बन रही है इसलिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा और बड़ी बन रही है इसलिए मोर देन 1 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में अब ये पूछा है कि ये हो रहा है ABC में लाइट आ रही है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा सा आप ऑप्शन देखोगे, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4, ये हम नहीं कह सकते। 1 इज लेस देन 2, ये तो भैया ये भी नहीं कह सकते। और 3 बराबर 2 कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एंगल 2 है और ये वाला 3 है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए। ये दोनों जो दो पैरेलल लाइन्स हैं उनको एक ये वाली लाइन काट रही है, तो एक एंगल ये इंटरनल एंगल हो गए ना ये, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल्स, 23 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आए तो इन द डायग्राम गिवन बिलो एक्स एंड वाई आर द एंड कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, द कलर ऑफ वाई रिप्रेजेंट्स द। वाई कौन सा कलर होगा, देखो यहाँ से जो लाइट आई वो एक्स जो है सबसे ज़्यादा बेंड हो रही है, आप ध्यान से देखो, एक्स की जो बेंडिंग है वो ज़्यादा है और वाई की बेंडिंग कम है, तो ब्लू कलर ज़्यादा बेंड होता है ना, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा बेंड होता है और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम बेंड होता है। तो वाई की जो वेवलेंथ है, तो लैम्डा ऑफ वाई विल बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ एक्स, है ना। तो अब
लैम्डा वाई का ज़्यादा होगा। कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम अर्थ ड्यूरिंग द डे, कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम द मून, कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल। देखो ये रेड हो जाएगा, तो वाई को हम क्या कह सकते हैं, रेड कलर। ठीक है, एक्स को हम क्या कह सकते हैं, ब्लू कलर। ये श्योर नहीं है बट वी कैन से, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होगी, बस इतना कह सकते हैं। अब विब ग्योर में 7 रंग होते हैं, तो बट इतना मुझे पता है कि जो वाई जो होगा वो एक्स के राइट में होगा, मतलब विब ग्योर के ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो। और कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ नून, ये सब कुछ नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो जो ज़्यादा बैंड हो रहा है वो कम वेवलेंथ वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 का आपका डी आंसर हो जाएगा, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद 26 का हो जाएगा सी, 27 का डी, 28 का सी, 29 का बी हो जाएगा, 30 का डी, 31 का, अब एसर्शन रीजन आ गए तो इसमें कोई फिजिक्स का है, सोडियम हाइड्रोजन, 31 का बी, 32 का सी, 83 का बी, और 34। सन appears reddish at the time of sunrise and sunset। हाँ बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सनलाइट इन द एटमोसफियर इज लेस ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एज कम्पेयर टू नून। अब भैया आपको पता होगा कि जो दोपहर में सन हमारे सिर के ऊपर होता है और सनसेट और सनराइज में दूर होता है। तो जब सनसेट और सनराइज की जो लाइट आती है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, नून में तो हमारे सिर के ऊपर है, वो तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है। तो रीजन तो उल्टा लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे मोर आना चाहिए, यहाँ पर ये जो लेसर की जगह आना चाहिए मोर, क्योंकि जब सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो लाइट है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है। तो रीजन आपका गलत हो गया, और एसर्शन रीजन में यही फ़ायदा होता है, एक ऑप्शन गलत हुआ तो ए बी के चक्कर से हम निकल जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा सी। क्वेश्चन 35, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए हो जाएगा इसका, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला है, दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 36 का सी हो जाएगा, 37 का बी, 38 सी, 39 यह फिजिक्स के आगे। इफ ए लेंस कैन कन्वर्ट द सन रेज एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, द पावर ऑफ दिस लेंस इज। अब देखो कन्वर्ज कर रहा है तो पावर पॉजिटिव होगी, ठीक है, और पॉजिटिव होगी तो आपका बी और डी तो कैंसिल हो गए, ठीक है, ना बी हो सकता है ना डी हो सकता है। अब ये 20 सेंटीमीटर है तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P बराबर 100/f। अगर पावर सेंटीमीटर में दी है तो 100/f, और पावर अगर मीटर में दी है तो 1/f। तो 100/20 करेंगे तो आंसर आपका 5 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। अब देखो उन्होंने बोल दिया कन्वर्जिंग मिरर है और आर की वैल्यू दे दी है 30 सेंटीमीटर, तो एफ कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है हमारा कॉनकेव, तो एफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज। अब आपको अभी मैं पिछले क्वेश्चन में भी एक में बताया था कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता है और मैग्नीफाइड बनाता है, इरेक्ट बनाता है, और वो जब होता है जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में रखा हो। अब फोकस कहाँ है आपका, 15 सेंटीमीटर पे है पोल से, तो बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इसका मतलब है कि वो पोल और फोकस के बीच में रखा होगा, और उसमें आपकी कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया। क्वेश्चन 41 में क्या कह रहे हैं ये, अब ये तो भैया बायोलॉजी वालों से पूछो जाके क्या कह रहे हैं, मैं तो बस आपको आंसर बता सकता हूँ। 41 का बी, 42 का भी बी, 43 में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्या है, ए कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स ए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, तो यानी कि वो रियल इमेज है। ठीक है, रियल है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, क्योंकि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो अगर रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है तो m क्या होगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज के लिए m की वैल्यू नेगेटिव होती है। कन्वर्जिंग लेंस है मतलब कॉन्वेक्स है ना, और फोकल लेंथ आपको कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना,
तो अब आपको m बराबर v अपॉन u फार्मूला लगाना है और 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू लगाना है। तो आपका आंसर आ जाएगा डी, u की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 44 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन एबव। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब आपको पता है ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कैंडल यहाँ पे रखी हुई है, ये कैसी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है और उल्टी बनती है और सेम साइज की बनती है। ये बात आपको पता होगा। जो हमारा यहाँ पे इमेज बनेगा वो उल्टी कैंडल का बनेगा और यहीं पे बनेगा। तो और रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा। तो नॉट ट्रू पूछा है ना, तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ये तो ट्रू है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड, ये बी ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, और इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ। हाँ, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर की डिस्टेंस पर ही बनेगा वो, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, आपको पता होगा। तो इसमें यहीं पे इमेज बनेगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2f हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से ये जो भी इसमें इमेज बन रही है वो 2f पे बनेगी, r पे बनेगी मतलब। तो ये भी सही है, इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, ये भी सही है। तो बी वाला जो है वो नॉट ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में ये पूछा है, इन द डायग्राम शोन अबव n1 n2 n3 आर रिफ्लेक्टिव इंडाइसेस ऑफ द मीडिया 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस केस। तो अब आपको ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से होकर के लाइट गुजर रही है, तो हमको ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ठीक है। तो n1 में से जब n2 में जा रही है तो आप देख रहे हो कि जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। इसका मतलब है कि वो रेयर से डेंसर में जा रही है। और जब वो n2 से n3 में जा रही है तो भी वो क्या है, रेयर से डेंसर में जा रही है, क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो n1 विल बी लेस देन n2 एंड n2 विल बी लेस देन n3। तो ये सच सच होगा इस केस में। तो n1 विल बी लेस देन n2 एंड इट विल बी लेस देन n3। अब इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है वो आप देख लो। n1 इज इक्वल टू n2 ये गलत है, n1 ग्रेटर देन n2 ये भी गलत है, n2 ग्रेटर देन n3 ये भी गलत है, और n3 ग्रेटर देन n1, हाँ ये सही है। तो 45 का आपका डी आंसर हो जाएगा। So the refractive index, question number 46. The refractive index of medium A is 1.5 and that of B is 1.33. If the speed of light in air is 3 into 10 की power 8 meter per second, what is the speed of light in medium A and B respectively? वाह, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। V बराबर C अपॉन N लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा C अपॉन N। N क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब देखो 1.5 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 2 आएगा, तो B और C तो कैंसिल हो गए। और 1.33 से करेंगे तो 2 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि 1.5 से छोटा है 1.33। तो 2 से बड़ा आना चाहिए, मतलब ए में कम होगी, बी में। डी ऑप्शन है, ठीक है, डिवाइड करके देख लेना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर is kept at a distance of 30 centimeter from the pole of a diverging mirror. If the focal length of a mirror is 10 centimeter, the height of the image formed is। हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है, मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसे कहाँ रखा गया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, यू बराबर -30 सेंटीमीटर। अब देखो डाइवर्जिंग मिरर है, और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि कॉनकेव क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स करता है डाइवर्ज, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, अब फोकल लेंथ जो है, अब ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द हाइट ऑफ द इमेज, तो आपको आई बताना है, आई की वैल्यू बतानी है। तो देखो आई अपॉन ओ किसके बराबर हो जाएगा, आई अपॉन ओ जो होगा वो किसके बराबर होगा, -v अपॉन यू के, क्योंकि मिरर में क्या होता है, मैग्निफिकेशन माइनस होता है, ठीक है। एक फार्मूला ये लगा दो और अपना बाकी मिरर फार्मूला लगा देना, 1/f इज इक्वल टू 1/u। तो ये दो फार्मूले लगा दीजिए, आपका आंसर जरूर आ जाएगा।
ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका सी आएगा। 48 में बी सी आएगा, 49 में बी होगा, 50 में डी होगा, और 51 में ए, 52 में सी, 53 में भी सी, 54 में सी, 55 में ए, 56 में सी, 57 में बी होगा। अब ये जो है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। वट टाइप ऑफ लेंसेज मस्ट बी L1 एंड L2। अब इसके लिए मैं आपको एक ये बना करके दिखाया था कि ये आप एक बार देख लीजिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है। A compound microscope is an instrument which consists of two lenses L1 and L2. The lens L1 is called objective. तो इसमें क्या होता है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है, और उसके बाद में इसको L1 बोल देते हैं, L1 लेंस 1। और ये जो क्या करता है, ये रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। कौन से की, ये जो O यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिख रहा है आपको, ये तो इस O ऑब्जेक्ट की ये यहाँ I1 पे एक इमेज बनाता है जो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और मैग्नीफाइड होती है, आपको दिख भी रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इमेज यहाँ पे बनती है इस ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से। अब क्या होता है, दिस सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L2 इन द आई पीस, ठीक है। अब ये हमारा आई पीस होता है। अब ये जो I1 जो इमेज बनी है, ये I1 इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है। तो जब इसकी इमेज बनती है तो इससे आने वाली जो लाइट रे हैं आंख पे जाकर के कन्वर्ज होती हुई नजर आती हैं, होती नहीं है। तो अब जब हम इन लाइंस को यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो सबसे बड़ी जो इसकी इमेज बनती है यहाँ पे बनती है, और ये फाइनल इमेज होती है। तो ये जो इमेज है, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय आई पीस, ये इसमें कह रहे हैं, तभी तो वो मैग्नीफाई करेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम ही मैग्नीफाई करना होता है। तो अब आप जब 57 का आंसर दोगे तो व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज मस्ट बी L1 एंड L2। अब आप इस फिगर में देख सकते हो कि L1 और L2 कौन से टाइप के लेंस है, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, 57 का बी लगा दो, ठीक है। अब व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L1, ठीक है। अब जो आपका 58 क्वेश्चन है उसमें L1 आपका है ऑब्जेक्टिव लेंस, L2 है आई पीस लेंस। तो जो आंख के पास होता है वो आई पीस होता है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसमें आपको देखो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, आपको दिख रहा होगा O की इमेज I1 पे बन रही है। तो मैग्नीफाइड अगर बन रही है तो ये तो है मोर देन 1 होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सीधा रखा है, इमेज उल्टी बन रही है, तो M की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि इन्वर्टेड बन रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, मोर देन 1 एंड नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है, 58 का डी। और 59 में क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L2। अब देखो L2 के लिए ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट था I1। यहाँ थोड़ा सा समझना मैं जो कहूँगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो I1 था और इमेज भी इसकी यहाँ पे बनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी उल्टा था और इमेज भी उसी उल्टी फॉर्म में ही बनी है। मतलब यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर था और इमेज का मुंह नीचे हो गया। यहाँ पर क्या है, ये जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही बना है, इसी इमेज को बोलते हैं इरेक्ट इमेज। इसको आप कह सकते हो कि ये सीधी इमेज बनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी उल्टा था और इमेज भी उल्टी बनी है। तो यहाँ पर, और ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, जो भी सीधी इमेज होती है हम कहते हैं ना इरेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। तो इसीलिए इसका जो m का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मोर देन 1 होगा। और L2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मोर देन 1 होगा और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 59 में मोर देन 1 और पॉजिटिव, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, 59 का बी, ठीक है। क्यों हो जाएगा, समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन है, I1 है, ठीक है, और इमेज भी उसी हिसाब से बन रही है। इफ पावर ऑफ आई पीस L2 इज 5 डायोप्टर्स, अगर L2 का पावर 5 डायोप्टर्स है एंड इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, तो हमें क्या बताना है, व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी। पावर ऑफ L2 कितनी है, अब ये कॉन्वेक्स लेंस से आपको पता चल गया, तो P कितना होगा, 100/f है ना। तो F क्या होगा, 100/P, तो F का वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर।
और ये कैसा आया, पॉजिटिव आया क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। v का वैल्यू आपको कितना दे दिया, -80 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, u पूछा है, तो इससे अब तो कर दो, इजी है, ठीक है। तो यहाँ से आप 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का फार्मूला लगा के u की वैल्यू निकाल लेना, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो होपफुली आपको ये आंसर की थोड़ा अच्छी लगी होगी। सॉरी मैं आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हेल्प नहीं कर पाया, बट फिजिक्स में जितनी मेरे से हुई है मैंने अपना ट्राई किया है, और होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो, और अपने कमेंट्स मुझे बता दीजिएगा जैसी भी आपकी इस वीडियो के ऊपर प्रतिक्रिया हो। थैंक यू वेरी मच।